अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मुझे तो आज रोज़ा लग गया था। वजह कि अभी तक समझ नहीं लगी। मैं चाह रहा था कि मैं इफ्तारी से पहले रिकॉर्ड कराऊं, लेकिन नहीं करा पाया। तो आज के हम इश्यूज़ पर बात कर लें। रोज़े तो लगते रहने हैं। और वो हैं जी कि पीटीआई एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गई है। वो कौन सा इम्तिहान है उस पर बात करेंगे। जरदारी साहब के बारे में सुना है कि उनके और जरदारी साहब ने और उनके मुंह बोले बेटे मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, वाकई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और उन्होंने ये जो हातम ताई की कब्र पर लात मारी है, इससे को हमारी मईशत पर कोई अच्छे असरात आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड लू जो है ना वो फिर मैदान में आ गए। डोनाल्ड लू का तो आपको पता है कि वो कौन है। इमरान खान जो है और उनका असल जो है अपोजिशन लीडर इमरान खान के मुकाबले में वो है इमरान खान की हुकूमत गिराने वाला। और चौथा जो है इनके अनवर मकसूद साहब के बारे में था कि उनको को उठा के ले गया, वो वापस आ गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं इनके इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको वही रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और टल्ली ऑन करें, जो बेल आइकॉन है। और लाइक तो आप करते ही हैं, वो आप जारी रखें। मैं वापस अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। पीटीआई के हवाले से नाजरीन, पीटीआई को जवाब हो गया। जवाब किधर से हुआ है? पेशावर हाई कोर्ट से। उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जब वो पूरे पाकिस्तान से या अदालती निज़ाम से मायूस हो जाते थे, एक अदालत थी जिधर से उन्हें उम्मीद होती थी, वो पेशावर हाई कोर्ट थी। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या है कि थोड़ी जिम्मेदारी इसी नहीं ला सकते, और जितना फ़हम फरासत से आप काम करते हैं इसका दिफा ही मुमकिन नहीं है। और वो क्या था उधर, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना जो केस है वो उधर लेकर गए हुए थे। आपके नॉलेज में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने चंडी करा दी थी पीटीआई को। उन्होंने कहा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म है, ऐसी जमात जो कि पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, और इन्होंने कोई फहरिस्त भी जमा नहीं कराई हुई थी रिज़र्व सीट की। तो अब ये नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप कोई पार्टी चुन लें और आप कहें कि हमने उधर से अपने सारे बंदे उधर पार किए हैं तो हमें मखसूस नशिस्तें दें। ऐसा हो नहीं सकता। और उनके इस फैसले को उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा जी कि आपकी सीटें नहीं बनती। उधर इन्होंने जो केपी में जो नशिस्तें मिलनी थी और जो नेशनल असम्बली में मिलनी थी उसके हवाले से चैलेंज किया हुआ था। अब अगर उधर से छुट्टी हो गई है तो पंजाब में भी हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया होगा उधर से भी इनको जवाब होता ही नज़र आ रहा है। आपके नॉलेज में होगा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इनको ये सीटें नहीं मिलनी। अब ये है कि जो पीटीआई वाले हैं ना, ये बात बात करते हैं ज़िद। इनका ये ख्याल होता है जी कि हम जो जी चाहे करें। यानी कि ऐसी पार्टी जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का क़याम अमल में लाना है, यानी कि वो जो है यानी कि वो एक ज़ाब्ते पर भी नहीं चल सकती। और वो समझते हैं जी कि हमारे साथ इस मामले में ज़्यादती हो रही है। ऐसा नहीं है। इलेक्शन में जो धांधली वगैरह हुई है उस पर तो मैं भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, बल्कि कोई बंदा कसम नहीं दे सकता। सही बात है। यानी कि इलेक्शन कोई ऐसे साफ शफाफ नहीं हुए। अब एक काउंटर आर्गूमेंट ये आता है जी कि पहला कदम साफ शफाफ हुए सन, 2018 ही कदम ठीक सन। वो भी ठीक है बात, लेकिन यह है कि हम अभी की बात कर रहे हैं 2024 की। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उम्मीदें थी उस लिहाज से मायूसी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बस देखता रह गया, बल्कि अख मीट दी थी। उन्हें कहा जी कि कर लो जो कुछ करना है। अब लेकिन यह है कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इधर जो है ना पीटीआई का केस कमज़ोर है। तो अब यह है कि ये मखसूस नशिस्तों के बगैर, यानी ख़वातीन के बगैर 5 साल पीटीआई अपना गुजारा करेगी असम्बलियों में। अब वो किस तरह से करते हैं और उन पर क्या असरात आएंगे आगे। जो सैनेट में जो नशिस्तें हैं, 3 साल बाद भी जो सैनेट के लिए इलेक्शन होंगे उस पर भी उनके असरात आएंगे। बाकी जो भी गिनती हुआ करेगी उसके असरात आएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, जो ख़वातीन की नशिस्तें इनको मिलनी थी अब वो बाकी जमातों को मिल जाएंगी, यानी कि वो जो बाकी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। तो नाजरीन, ये तो है यानी कि पीटीआई के लिए अब नई आजमाइश है। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, ना इनको नसीहत कर सकते हैं। उनका ये ख्याल है कि जो वो समझते हैं वो ठीक है तो ठीक है, यानी कि वो अपने एक तरीक़ेकार पे चलते रहें। बस उसकी एक हर चॉइस की एक प्राइस होती है। हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक है जी कि जरदारी साहब ने बहसीत सदर और उनके मुँह बोले बेटे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने बहसीत वज़ीर दाखिला उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। और उन्होंने एक हातम ताई की कब्र पर लात मारी है जी कि तनख्वाह नहीं जे लेनी। अब ये है सवाल ये पैदा होता है कि उनकी तनख्वाह ना लेने से
ये क्या इसको ड्रामेबाजी समझा जाए या कि एक बहुत बड़ा उनका एक कौम पर एहसान समझा जाए। तो मैं आपके सामने एक केस रखता हूँ, आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा। नाज़रीन, जो ईवान सदर है उसका बजट कोई 1.5 अरब से ज़्यादा होता है, और उसमें जो सदर की तनख्वाह है, यानी कि आप समझें कि सदर की तनख्वाह को 12 लाख है। जो सदर ममनून थे उन्होंने उस टाइम कोई एक मामला कीता सी, उन्होंने क्या किया था जी कि चीफ जस्टिस जो है ना उसकी तनख्वाह तो 1 रुपया तनख्वाह जो है ना ज़्यादा वो सदर की होनी चाहिए, कि कोई एक सुप्रीम कमांडर की कोई इतनी शर्म या होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो है बाकी जो है सारे उसकी मर्ज़ी से तैनाती उनकी हो लेकिन तनख्वाहें वो कम ले और वो दूसरे ज़्यादा ले रहे हों। तो उन्होंने ये किया था कि जब भी अब इसमें एक कैच भी देखें, वो ये है कि जब एक जजेस की तनख्वाह बढ़ेगी तो फिर जनाब सदर की तनख्वाह जी वो बढ़ेगी। तो इनकी कोई तनख्वाह जो है मेरे ख्याल को 12 लाख है, कोई गलती खता माफ़ है, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जजेस की तनख्वाह भी अगर कोई बढ़ी है, जब से मैंने देखा उसके बाद अगर बढ़ी है तो इनकी तनख्वाह फिर उससे बढ़ जाएगी। लेकिन हम 12 तसव्वुर करते हैं जी कि 12 लाख तनख्वाह होगी। 12 लाख तनख्वाह का मतलब है कि वो सालाना कोई 1.5 करोड़ रुपया तनख्वाह बनती है सदर की, और जो उसका जो बजट है ईवान सदर का वो है 1.5 अरब से ज़्यादा। अब अगर वो उसमें से 1% बजट वो कम हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? या तो ये था कि आपको 50 करोड़ बजट कम कर देते, आप कहते हैं जी कि मैं ये जो फजूल जो है अखराजात हैं, अखराजात उधर क्या होते हैं, घोड़े रखे ने, ठीक है, कोई 40-50 घोड़े हैं, उनके लिए बाकायदा एक कर्नल साहब हैं जो उन घोड़ों को लुक आफ्टर करने के लिए होते हैं, घोड़ों के लिए मुरब्बे आते हैं। जेडे ना ये घोड़े सिर्फ जरदारी साहब दे नहीं, आमतौर पे जरदारी साहब से अटैच हो जाते हैं घोड़े। आपको पता है इन माजी में भी केसेस बनते रहे हैं। ये ईवान सदर के घोड़े हैं और इनका काम क्या होता है जी कि जब कोई सफ़ीर आता है ना तो उन्होंने जनाब बग्गी बिठा के तो लैके आते हैं खरामा हरामा, या जब सदर आए हैं जनाब उनकी अभी जो जरदारी साहब आए हैं तो उन्होंने जनाब उन्होंने एंट्री जी है ना वो बग्गी के जरिए पे है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो जो वैसटर्न कंट्रीज़ हैं जिधर से हम ये एग्जाम्पल लिए हैं, साढ़े भी कम तो चौधरियाँ वाले ना, यानी कि आदत सारियाँ जड़ियाँ ने वैसे ही कोई कमज़ोर गरीब लोगों लिया, और हरकतें जो हैं यानी कि मजाज हमारा चौधरी लोगों का है कि जनाब बरतानिया को फॉलो कर रहे हैं, नहीं उन्होंने भी घोड़े किसी टाइम रखे होंगे सन। अब तो उधर भी जो है वो कोई सफ़ीर आता है तो वो मर्सिडीज़ पर उसको ले आते हैं। हमारे यहाँ ये है कि कोई भी किसी मुल्क का सफ़ीर आता है तो सनाद जमा करानी होती है ना तो उसको बगी पर लेके आते हैं, तू पाकिस्तान चाहे तू कोई यानी कि एवं गल नहीं है। तो एक तो इनको ख़त्म करें। बाकी इसके अलावा जो है सदर साहब के अपने अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आए दिन जो है उनके कई खाने पक रहे होते हैं। हाँ, और दूसरा ये होगा कि मसलन ये है कि बिलावल हाउस जो है उसको हो सकता है जी कैंप ऑफिस का नाम दे दिया जाए, सारे जो है उसकी रेनोवेशन शुरू हो जाए। और जो है जब कोई सदर साहब जो है वो एक ट्रैवल करते हैं तो पूरा काफ़िला जो है उनके साथ ट्रैवल कर रहा होता है। जो उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनके ADCs हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे जेडे ने जहाज़ लादे ने कितने ने जी कि वो जा रहे हैं कराची जा रहे हैं, और साथ TADA भी ले रहे होते हैं। तो ये अखराजात हैं जिनको कम किया जा सकता है। कि आप कोई ये बताएं कि अगर हम एक मंगन वाले मुल्क के सदर हाँ, यानी कि वही जो कि हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे होते हैं, तो कम से कम हमारी जो है ना रहन सहन उससे भी लगे कि हम कोई गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करते। तो सदर साहब ने अगर एग्जाम्पल बननी थी तो इस तरह से बननी थी। उधर जो है वो 500 CDA का बंदा बैठा होता है ईवान सदर में, उधर उसके अलावा और जो है यानी कि कोई पुलिस वाले जो है उनका कोई 100-200 की नफरी होती है, ठीक है। तो अब ये इसमें वो 1.5 अरब जो मैंने आपको गिनाया ये उसमें शामिल नहीं है। ये CDA जो है यानी कि अपने 500 बंदे को अलहदा से तनख्वाहें दे रही होती है, जो पुलिस वाले हैं उनको अलहदा से तनख्वाहें दे रहे होते हैं, और फिर जनाब CDA जो रेनोवेशन हो रही है ईवान सदर वो भी बजट में शामिल नहीं, वो CDA के बजट से हो रही होती है। तो अगर आपने काम करना है तो आप इस तरह से काम करें, ये रंगबाजी ना करें। ये रंगबाजी है यानी कि लोगों को बताता रहना। वैसे एक टाइम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो उन्होंने भी यही काम किया था जी कि मैं वो जब सदर बने थे पहले मैं जी तनख्वाह नहीं लूँगा, बाद में पता चला जी कि उनके घर है उधर कराची में और लाड़काना में, उसको कैंप ऑफिस करार दे दिया गया, उधर की रेनोवेशन और सारे इतने बंदे जो हैं उधर तैनात कर दिए गए हैं। और अब जो है इनके और इसके अलावा जी बच्चों के जो अखराजात हैं, पढ़ाइयाँ बाहर जा रहे हैं, वो भी जनाब हुकूमत के खर्चे पे जा रहे होते हैं। तो ये इस तरह से तनख्वाह भाई तुसी तनख्वाह ले लिया करो, बाकी काम ना कराया करो। जो हमारे आरफ अलवी साहब थे, आरफ अलवी साहब का एक दफ़ा आया जी कि जनाब वो बोर्डिंग पास दे रहे हैं सदर बनने के बाद जी, वो PIA में ट्रैवल कर रहे हैं। बाद में पता चला जी कि वो एक ही जो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए एक दफ़ा उन्होंने ट्रैवल किया है एक आम शहरी के तौर पे, बाद में वो उसी तरह से चलते थे। और कोई इनसे कोई किसी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी भेजी कि हमें ज़रा डिटेल फ्राहम करें,
कि आप कि कितनी गाड़ियाँ हैं ईवान सदर में या जो उनका पर्सनल यूज़ में, वो नहीं दी, क्योंकि उनकी जो कराची में भी उनके घर में भी गाड़ियाँ चल रही होती थी। तो ये इस तरह का ना किया करें। जो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब हैं, भाई आप लोग जो हैं इतने इतने लोग करोड़ों रुपए लगा के आ रहे होती हैं इन पोजीशन पे, और फिर ये भी होता है जी कि मुलाकात के भी पैसे होते हैं। लोग जो हैं वो जो जिन्होंने अपनी कोई बिज़नेस डीलिंग करनी होती है, वो जब इस तरह की कोई सदर के साथ या इस तरह वज़ीर के साथ उन्होंने टाइम लेना होता है, तो जो टाइम लेने वाले हैं दरमियान में, एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया एक सदर साहब के बारे में कि जी वो यानी कि जो बड़े करता धरता सदर थे, आपको पता ही है, यानी कि अब मैं ज़रूरी नहीं दोबारा उनका नाम लूँ, कि कोई जी मीटिंग के टाइम में क्या है जी 50 लाख रुपए यानी कि मीटिंग के मांग रहे हैं। तो इस तरह के काम है, ये रंगबाजी हैं। यानी कि वो जो क्या नाम है ये आज़म स्वाति साहब, उन्होंने भी क्या जी मैं तनख्वाह नहीं लाँगा। बाद में पता चला कि उन्होंने कोई 6 जो ड्राइवर हैं वो अपने घर पे रखे हुए हैं। बाद में ये भी पता चला जी कि जो सरकारी ड्राइवर है और भी जो मुलाजम है इसके अलावा जी कि वो कोई उधर पोस्टेड है, कोई उधर पोस्टेड है जी कि काम कर रहे हैं। आप अपने महकमों की गाड़ियाँ जो हैं जो आपको ऑथराइज़ नहीं होती हैं, जो आपको इंटाइटल नहीं होती, वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऊपर से कह रहे होते हैं जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे। बाद में पता चला जी वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं जो गरीबा ही बांट देना है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, खुदा रहा इससे बाहर निकले, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जनाब काफ़ी गल होगी, मेरे ख्याल अगे बढ़ने हैं। तो नेक्स्ट ये है कि डोनाल्ड लू जो है ना वो दोबारा गेम डालने वाला है। वो क्या गेम डालने वाला है कि उधर यूएस की हाउस की फ़ॉरेन कमेटी है, फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी। हाउस का मतलब ये है कि कांग्रेस उधर है ना, सेनेट है, और दूसरा जो लोअर हाउस है उसको जो है उसको कांग्रेस भी जिसको कहते हैं, या तो उनकी जो फ़ॉरेन अफेयर कमेटी है उन्होंने कोई एक निकी कमेटी है, यानी कि जो उसको सब कमेटी कहते हैं। उन्होंने डोनाल्ड लू को बनाया। उन्होंने कहा कि ज़रा 10 भाई पाकिस्तान जमहूरियत देख की हालात ने। तो डोनाल्ड लू जो है, डोनाल्ड लू का आपको पता है ना कि जिसने पहले जो साइफर में जिसमें हमारे सफ़ीर ने शिकायत लगाई थी डोनाल्ड लू की, और इमरान खान ने उन्हें कम चुक के रखा सी। तो डोनाल्ड लू ने पेश होना है और उसने बताना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके हवाले से उसने बताना है। अब यह है कि उधर क्या बताएगा, क्या डोनाल्ड लू जो है उधर इलेक्शन की बात होगी तो उसने कहना है कि धांधली हुई है, हो सकता है वो कह दे, वो कह रही कि तासर है कि धांधली हुई है। दूसरा वो ये कह सकता है जी कि ये पाकिस्तान के इंटरनल मामला हैं, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर उसको सवाल होगा कि तू इंटरनल का एडा मामा यानी कि तू जोड़ा यानी कि उत्थे जे पंगेबाजी करता रहे हैं, हाँ जोड़ा यानी कि वो अजे तक पिटता है कि डोनाल्ड लू जो मैंने लै दे गया, तो उसके बारे में क्या कहूँगा। उसमें हो सकता है वो कह जी कि जो है ना ये चीज़ें एग्जेजरेटेड है। मुझे वैसे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक डेलिबरेटली जानबूझ के डोनाल्ड लू का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मंजर आम पर लाने के लिए ये सारी मीटिंग सेटअप की गई है। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरी कोई नहीं है। पीटीआई वाले जो है वो अपनी जगह पे जनाब क्रेडिट ले रहे हैं उधर से, जो उधर अमेरिका में, यानी कि जनाब बस हम बड़ी कोशिश करके ना डोनाल्ड लू को कटारे लैके आए हैं। अब ये है कि आपको पता चल जाएगा डोनाल्ड लू को, मेरे ख्याल उसने 20 मार्च को पेश होना है। उसके बाद क्या होना है, कौन से कटारे में पेश हो रहा है और पीटीआई को उससे क्या मिलता है, ये आपको वक्त बताएगा। कि डोनाल्ड लू का जो बयान है वो पीटीआई के हक़ में जाता है या उनके ख़िलाफ़ जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके इतना हक़ में जाने वाला मुझे नज़र नहीं आता। तो अब जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं। अनवर मकसूद साहब के हवाले से ख़बरें चल रही थी कि उन्होंने चुक लिया गया, उन्होंने लै गए ने फ़ौजी और एजेंसियों वाले। अब यह है कि अनवर मकसूद साहब जो है वो वापस आ गए हैं। वापस किस तरह आए हैं पता नहीं, वो गए ही नहीं थे। और हमें ये कैसे पता चला कि उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भाई जो है ना तुम मैंने चंगी नहीं की थी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा हुआ नहीं है। और मुझे हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि अनवर मकसूद कितने से तू तेरे बहुत ज़्यादती उन्हें की नाल वो गालां कढ़ रहे होंगे ने। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो है मुझे यानी कि किसी ने नहीं उठाया, और उन्होंने जो है ना जो पाक फ़ौज जो है उसका नारा भी लगाया है। अब यह है कि नारा लगाना उनकी कोई बहुत मोहब्बत की अलामत नहीं है। आजकल जिस तरह के लोग नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की है जी कि मैं किसी के प्रेशर में नारा नहीं लगाया। अच्छा, मुझे उनकी बात में वैसे ये बात दुरुस्त लगती है। कैसे लगती है मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सारे नारे जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं दिल से लगाए जाएँ, लेकिन जो अनवर मकसूद कह रहे हैं इनकी बात मुझे क्यों एक उसमें वज़न लगता है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक ना फ़ोन काट के बहाया। उन्होंने कहा कि मेरे को 33 फ़ोन है अजे तक, यानी पुराना जो है ना वो जो स्टाकी का एक फ़ोन होता है, यानी कि वो नोकिया वाला, तो वो उनके पास फ़ोन है। यानी कि मुझे खुद भी हैरानगी हुई कि ये बंदा यानी कि इस टाइम पे 84 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये फ़ोन है भाई, मैं इधर से ट्विटर पर भी क्या जाऊँगा और मेरे नाम पर 42 अकाउंट चल रहे हैं।
खुदा रहा ये क्या होता है, यानी कि झूठ जो है, झूठ का आप देखें कि कितना एक प्रॉफिट है कि लोग, और इसमें कितनी एक सियासत भी इन्वॉल्व है। वो कहते हैं 42 अकाउंट चल रहे हैं और मेरा अकाउंट है ही नहीं, ठीक है, यानी कि वो बेनामी अकाउंट हैं जो अनवर मकसूद के, और वो कह रहे हैं कि मैंने FIA के पास गया, मैं पुलिस वाले के गया, खुदा रहा मेरे अकाउंट बंद करा दो ना, क्या जी बंद भी नहीं करा सकते। तो नाजरीन अब ये देखें कि ये जो है ये बात चलाई गई, कोई PTI वाले चला रहे थे, भाईजान कोई गल नूं पूरी कन्फर्म तो कर लिया करो। अनवर मकसूद साहब इधर ही हैं, वो खी नहीं गए, उनको कोई उठाकर नहीं लेके गया। अब जो है वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं। अब जो है इस पर नई बात ये आएगी कि यार वजाहत दे रही थी, इसका मतलब है कि उनको लेकर गए थे। और अल्लाह दे बंदे हो, कोई तो अपना दिमाग इस्तेमाल कराया करो। मैं ये नहीं कहता कि वजाहत देने वाला बंदा जो है वो ज़रूरी है सच बोल रहा हो, लेकिन कोई जो है ना एक डिस्पैशनेटली, एक गैर जज्बाती हो के चीज़ों को देख लिया करें कि कोई बात में कोई वज़न लगता है या नहीं है लगता। तो मेरे ख्याल आज काफ़ी हो गई, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।